हेलो एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र लागू पूरा सा पढ़ लिया था और कुछ सवाल भी कराए थे। मैंने उसमें 3 सवाल कराए हुए हैं। एक सवाल खुद से करने के लिए दिया था। उससे आगे थोड़ा सा जो हमारा रह गया है प्रेरण द्वारा आवेशन, आज उससे हम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद क्या है सवालों को करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। आवेश को क्या है हम जैसे आवेश को प्रेरण द्वारा दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एक तो कंडीशन ये होती है जब हम किसी भी आवेशित वस्तु के समीप दूसरी अनावेशित वस्तु या फिर क्या निरावेशित वस्तु को रख रहे हैं, तो प्रेरण के कारण क्या है जो निरावेशित वस्तु होती है उस पर क्या है आवेशित वस्तु के बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है आवेशित वस्तु के आवेश के विपरीत होती है। यानी कि अगर आवेशित वस्तु का जो आवेश प्लस का है तो जो निरावेशित वस्तु पर जो आवेश है वो क्या है विपरीत प्रकृति का होगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन ये होती है, बात करें आवेशन के लिए, यदि हम दो आवेशित वस्तुओं को परस्पर स्पर्श कराएं या फिर किसी तार के माध्यम से जोड़ें तो होता क्या है उन पर जो आवेश की मात्रा है बदल जाती है, लेकिन ये जो बदली हुई मात्रा होती है दोनों आवेशों के औसत के बराबर होती है। तो आइए समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले प्रेरण द्वारा आवेशन में नंबर 1 है जो, तो यहाँ लिखा हुआ है जो यदि किसी आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित या फिर क्या निरावेशित वस्तु को रखा जाता है तो क्या होता है कुछ समय पश्चात अनावेशित वस्तु पर प्रेरण के कारण आवेशित वस्तु के बराबर, ध्यान रखना है जो अनावेशित वस्तु पर जो आवेश है वो क्या है आवेशित वस्तु के बराबर होगा। आवेशित वस्तु के बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी आवेशित वस्तु के विपरीत होती है। जो भी अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा उसकी प्रकृति क्या है आवेशित वस्तु के विपरीत उत्पन्न होगी। और समझते हैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से। तो ऐसे मानते हैं, माना एक आवेशित क्षण, माना एक आवेशित क्षण कैपिटल ए है, ठीक है, जिसके समीप एक अनावेशित क्षण बी को रखा जाता है। तो क्या है मानते हैं हमारे पास एक आवेशित क्षण है, थोड़ा ये कर लेते हैं। माना एक आवेशित क्षण कैपिटल ए है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है तथा इसके समीप अनावेशित क्षण तथा इसके समीप अनावेशित क्षण कैपिटल बी को रखा जाता है। तब अब देखो मान लेते हैं जैसे क्षण है, हमारी क्षण है ये कैपिटल ए, कैपिटल ए क्षण है और इसको क्या है प्लस की कूलाम का आवेश दिया गया है या फिर क्या है धनावेशित रूप से क्या है आवेशित है। अब क्या करते क्या है हम इसके समीप एक दूसरी क्षण को रखते हैं बी, इस पर क्या है कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है प्रेरण के कारण बात करें यहाँ क्या है कुछ समय बाद पश्चात होता क्या है वस्तु ए पर उतना ही आवेश रहता है, वस्तु ए पर क्या है उतना ही आवेश रहता है, लेकिन प्रेरण के कारण जो वस्तु बी होती है या फिर क्या क्षण बी है क्षण बी है उस पर क्या है वस्तु ए के बराबर, लेकिन प्रकृति कैसी होती है विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बात करें वस्तु ए का आवेश हमें पता है क्या प्लस क्यू है, तो बी पर आवेश क्या जाएगा अतः क्षण बी पर आवेश आ जाएगा माइनस के क्यू। ठीक है, तो क्या है जब हम एक आवेशित क्षण के समीप या फिर वस्तु के समीप
किसी अनावेशित वस्तु या छड़ को रखते हैं उस पर क्या है, उतना ही आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी आवेशन की। दूसरी क्या है, यदि दो आवेशित वस्तुओं को परस्पर स्पर्श कराया जाता है अथवा किसी तार के माध्यम से जोड़ा जाता है। कंडीशन से इसमें क्या है, दो आवेशित वस्तुएं होंगी हमारी, पहली वाली में एक आवेशित वस्तु थी और एक कैसी थी, अनावेशित। लेकिन अब की बार में क्या है, दोनों ही कैसी वस्तुएं होंगी, आवेशित। उनको क्या है, या तो परस्पर स्पर्श करा रहे हैं या फिर किसी तार के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो होता क्या है, दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है। दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा कैसी हो जाती है, बराबर, तथा ये बराबर हुई मात्रा है दोनों आवेशों की औसत के बराबर होती है। दोनों आवेशों पर आवेश की मात्रा बराबर तो हो जाती है, लेकिन आवेश की मात्रा क्या है, दोनों आवेशों के औसत के बराबर हो जाती है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, माना एक या फिर कहें माना दो आवेशित वस्तुएं ए व बी हैं जिन पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं। इन पर आवेश क्या है, क्रमशः Q1 व Q2 हैं। यदि इनको परस्पर स्पर्श कराने पर, यदि इनको परस्पर स्पर्श कराने पर इन पर आवेश क्रमशः Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाता है। यानी कि जो हमें पता है पहली वाली जो आवेशित वस्तु है A, उस पर आवेश है Q1 और जो वस्तु B है उस पर आवेश क्या है, Q2 है। जब इन दोनों को हम परस्पर स्पर्श करा रहे हैं तो जो पहली वाली वस्तु उस पर आवेश क्या हो जाता है, Q1 डैश, और दूसरी पर क्या हो जाता है, Q2 डैश। लेकिन ऊपर के हिसाब से देखेंगे Q1 डैश और Q2 डैश दोनों के मान आपस में कैसे होंगे, बराबर। देखो इसको ऐसे समझते हैं, पहली वस्तु A है और दूसरी वस्तु क्या है, B। पहली पर आवेश Q1 और दूसरी पर आवेश क्या है, Q2 है। अब इनको हम स्पर्श करा रहे हैं, या फिर समझें किसी तार के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब कुछ समय बाद क्या करते हैं, इनको अलग अलग रख देते हैं। तो होता क्या है, स्पर्श कराने के पश्चात आप इन पहली वाली जो QA है उस पर आवेश क्या हो रहा है, Q1 डैश, और दूसरी है उस पर आवेश क्या हो रहा है, Q2 डैश। अब होता क्या है, इन पर जो आवेश की मात्राएं आपस में कैसी रहती हैं, बराबर होती हैं। Q1 डैश बराबर होता है Q2 डैश के। Q1 डैश कौन किस बराबर रहेगा, तुम्हारा Q2 डैश के बराबर होगा। लेकिन इनका जो मान है दोनों का क्या होगा, दोनों आवेशों के औसत के बराबर, यानी कि जो Q1 है और क्या है तुम्हारा Q2, दोनों के औसत के बराबर होगा। Q1 प्लस की Q2 बट्टे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसे। इसको देखिए एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ऐसे समझते हैं, माना Q1 बराबर है प्लस के 6 माइक्रोकूलम, ठीक है, और Q2 बराबर है माइनस के 2 माइक्रोकूलम। यदि दोनों को स्पर्श कराएं तो Q1 व Q2 के मान क्या होंगे। ऐसे समझते हैं, हमारे पास दो आवेश हैं। पहला वाला आवेश है
6 माइक्रो कूलाम का और दूसरा है माइनस के 2 माइक्रो कूलाम का। ये दोनों को हम स्पर्श करा रहे हैं तो Q1 में Q2 के मान क्या हो जाएंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं जो Q1 है वो हो जाता है Q1 डैश तथा और जो Q2 है वो हो जाता है Q2 डैश। अब है क्या, नियम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो Q1 डैश और Q2 डैश दोनों के मान आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होंगे। Q1 डैश बराबर होगा Q2 डैश की, लेकिन जो दोनों का मान है क्या होगा, Q1 प्लस के Q2 बटे 2, यानी कि दोनों आवेश जो पहले होंगे दोनों के औसत के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस के 2 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 बराबर 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि दोनों पर आवेश की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, Q1 डैश बराबर होगी 2 माइक्रो कूलाम तथा Q2 डैश बराबर की होगी 2 माइक्रो कूलाम। यानी कि स्पर्श कराने पर जहां पहली वस्तु पर आवेश था 6 माइक्रो कूलाम और दूसरी पर था माइनस के 2 माइक्रो कूलाम, स्पर्श कराने के पश्चात क्या है, पहली वाली वस्तु पर आवेश कितना होगा 2 माइक्रो कूलाम और दूसरी वाली वस्तु पर आवेश कितना होगा 2 माइक्रो कूलाम। यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या था, किसी वस्तु को हम किसी वस्तु पर जो आवेश है ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, हमेशा उसकी जो मात्रा कैसी रहती है, समान। तो देखो समझ सकते हैं Q1 और Q2 दोनों पर प्रारंभ में पहली वाली पर आवेश 6 माइक्रो कूलाम और दूसरे पर कितना माइनस के 2 माइक्रो कूलाम। स्पर्श कराने से पूर्व इन दोनों पर कुल आवेश देखें Q1 प्लस Q2, यानी कि अगर बात करें इन दोनों की कुल आवेश की, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 6 प्लस माइनस के 2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम, यानी कि स्पर्श कराने से पूर्व भी दोनों पर आवेश कितना है 4 माइक्रो कूलाम है, और स्पर्श कराने के बाद देखें तो क्या होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर कितना होगा 2 माइक्रो कूलाम प्लस 2 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होगा 4 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ ये भी देख सकते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम जो भी क्या है लागू हो रहा है। स्पर्श कराने से पूर्व भी आवेश कितना है 4 माइक्रो कूलाम और स्पर्श कराने के पश्चात भी दोनों पर कुल आवेश कितना है 4 माइक्रो कूलाम। इसको उतार सकते हैं आप। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या है 4 सवाल कर लिए थे, और सॉरी 3 सवाल किए थे, तो उससे आगे करते हैं। अब सवाल है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बतानी है हमें, तब क्या निकालना है, आवेश निकालना है कूलाम में। तो देखो ध्यान रखना है, जब आवेश के बारे में तो बताया गया था तो दो कंडीशंस थी, या कहें आवेश 2 प्रकार का था, एक तो था धनावेश और एक था ऋणावेश। धनावेश कब था, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी, यानी कि जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी तो वस्तु पर आवेश बनता है धनावेश, और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही थी या फिर कहें वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही थी तो उस स्थिति में वस्तु पर जो आवेश था वो था ऋणावेश। तो बिल्कुल इसी की तरह देखेंगे यहाँ पर, यहाँ है क्या, आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है, जो चालक है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अधिकता मतलब बढ़ रहे हैं। तो जो आवेश है उसकी प्रकृति कैसी होगी, जब बढ़ रहे हैं यानी कि ले रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाली कंडीशन में जो आवेश है वो कैसा रहता है, ऋणावेश। ठीक है, तो बात करें आवेश की प्रकृति की, क्या लिखे हैं यहाँ पर, हल करते हैं इसका। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है अतः वस्तु पर धनावेश होगा, सॉरी अतः वस्तु पर क्या है, ऋणावेश होगा। यानी कि जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वस्तु पर कौन सा आवेश रहेगा, ऋणावेश, क्योंकि उस स्थिति में क्या है, वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, अब बात करें इसके आवेश की, आवेश कितना होगा, तो यहां हमें पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर है 1500 1500। ठीक है, तो हमें निकालना है कि आवेश निकालना है, तो आवेश क्या हो जाएगा द्वारा, आवेश का सूत्र है क्यू आर क्या है, एन ई, क्यू आर रहेगा एन ई। तो देखो लिख लेते हैं n का मान कितना होगा 1500 दे रखा है, और ई मूल आवेश है, और मूल आवेश का कितना मान है 1.6 गुणा 10 माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, ये जाएगा। अब देखो पॉइंट से क्या है, एक जीरो हट जाएगी, 16 गुणा करेंगे जीरो में 0, और 16 पॉइंट कितने जाएंगे 80, हासिल 8 रहेगी, 16 16 और 8 कितने जाएंगे 24। ठीक है, गुणा 10 माइनस के 19।
अब यहाँ देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2400.0 गुणा 10 की घात माइनस की 19। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब करते क्या है, जब भी हमें किसी भी संख्या बात करें, सवालों का आंसर लिखना है, तो दशमलव के बाईं तरफ क्या है, केवल एक अंक होना चाहिए। और यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4, लेकिन अंक कितना होना चाहिए, 3। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, दशमलव को बाईं तरफ किसका आगे लाएंगे, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बराबर हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की घात। अब देखो ध्यान रखना होता है, जितना हम बाईं तरफ दशमलव को ला रहे होते हैं, 1 2 3 अंक लाए हैं हम, तो उसमें क्या है, 10 की जो घातें होती है उतनी प्लस की बढ़ जाती हैं। तो यहाँ कितने जाएंगे, माइनस के 19 प्लस के 3, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, माइनस के 16। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो जो आवेशित वस्तु है उस पर आवेश कैसा रहेगा, ऋणावेश होगा, और उसका मान कितना रहेगा, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, अब इसका देखते हैं, पांचवें सवाल का हल देखते हैं। यहाँ क्या है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर से वही समझते हैं, कमी हो रही है तो मतलब वस्तु के इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उस पर आवेश कैसा रहेगा, धनावेश। चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अतः चालक पर धनावेश होगा। ध्यान रखना है, और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो आवेश कैसा होता है तुम्हारा, धनावेश। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, कितनी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर है 500। हमें निकालना है क्या है, आवेश। सूत्र वही अभी जो किया है, आवेश क्यू आर क्या रहेगा तुम्हारा, एन ई। एन का मान कितना है, 500 गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19। पॉइंट से क्या होगा, 0 हट जाएगी, और 0 और 16/80, 800 गुणा 10 की घात माइनस की 19। ठीक है, फिर से वही, इसको हम लिख सकते हैं 800.0 गुणा 10 की घात माइनस की 19। दशमलव को 2 अंक इधर की तरफ लाएंगे तो यहाँ घात क्या है, प्लस की बढ़ जाएंगी। तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर आवेश, क्यू बराबर 8.0 गुणा 10 की घात माइनस की 17 कूलाम। ठीक है, तो क्या हो गया आवेश, तो क्या हुआ, आवेश की जो मात्रा है वो कितनी होगी, 8.0 गुणा 10 की घात माइनस की 17 कूलाम, और प्रकृति कैसी रहेगी, धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है, 81 है, तो इसकी हमें निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, तो परावैद्युतांक, इसको हम लिखते हैं कैपिटल के से। कैपिटल के का कितना मान है, 81.0। ठीक है, हमें निकालनी निरपेक्ष वैद्युशीलता। निरपेक्ष वैद्युशीलता कहें या फिर कहें माध्यम की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन बराबर क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन। अब इसके लिए देखो क्या है, हमारे पास सूत्र होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर क्या रहता है, कि एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस सूत्र से करें तो एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा, के का मान कितना है, 81 गुणा, और एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस की 12। ठीक है, तो एक तो गुणा कर लेंगे, पाँच 8 8 40 64 68 6 64 और कितने आएंगे 70, 5 8 6 1 7। ठीक है, 2 अंक का दशमलव होगा तो कितना मान हो जाएगा तुम्हारा ये, 716.85 गुणा 10 की घात माइनस की 12। दशमलव को 2 अंक इधर की तरफ ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर 7.1685 गुणा 10 की घात माइनस की 10। और बात करें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है तो वो होता है कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये सवाल है, इनको उतार ले। तो नेक्स्ट सवाल है, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। 2 अल्फा कण है और उनके बीच की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर।
इनके बीच क्या है कार्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल, क्योंकि अल्फा कण है एक जैसे आवेशित कण होंगे तो उनके बीच क्या है वैद्युत बल कार्य करेगा, लेकिन कौन सा प्रतिकर्षण वाला, ठीक है। और इनके बीच क्या गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा, हमें ये पता लगाना है इसमें जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक होगा। तो इसके लिए क्या है हमें पहले दोनों बलों को निकालेंगे, अल्फा कणों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद की जाएगी उनकी तुलना, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सवाल में सबसे पहला हमारा काम होता है सवाल में जो कुछ दे रखा हो वो नोट करना है, उसके बाद सवाल में जो करने के लिए कहेगा वो करेंगे हम, ठीक है। तो अल्फा कण है, अल्फा कणों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी 0.8 मीटर। अल्फा कणों के बीच की दूरी स्मॉल आर मान लेते हैं, और आर कितना रहेगा तुम्हारा 0.1 मीटर। अब 0.1 मीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद बात करें अल्फा कणों की, तो अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कणों पर आवेश, दो अल्फा कण है Q1 बराबर Q2, दोनों को मान लेते हैं, पहले पर आवेश Q1 दूसरे पर क्या है Q2, लेकिन दोनों पर आवेश की मात्रा क्या रहेगी समान, क्योंकि दोनों ही अल्फा कण है। और आवेश अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या हमें द्रव्यमान का पता होना जरूरी है, और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान है दो अल्फा कणों के दोनों के लिए m1 बराबर m2, कोई बात रहेगी 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हो जाएगा अल्फा कणों का द्रव्यमान। अब बात करते हैं, पहले क्या हमें इसमें वैद्युत बल निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल, फिर इनकी करनी है तुलना, ठीक है। कैसे कर लेंगे, अल्फा कणों के बीच, अल्फा कणों के बीच वैद्युत बल, तो ये हो जाएगा एफ ई मान लेते हैं, एफ से लिख रहे हैं इसे, होता क्या है सूत्र 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ठीक है। तो देखो इसके साथ से क्या है 1/4πε0 का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ई बराबर 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 3.2 × 10⁻⁻19, ऐसे Q2 का मान 3.2 × 10⁻⁻19 बटे R है, R का मान है 10⁻⁻1, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा अल्फा कणों के बीच वैद्युत बल। ऐसे ही ज्ञात करते हैं इनके बीच, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या कर लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इनके बीच निकालते हैं अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, उसे लिख लेते हैं हम एफ जी से, और गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र क्या होता है कैपिटल जी m1 m2 बटे R², क्या होता है एफ जी बराबर जी m1 m2 बटे R²। कैपिटल जी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल्यतांक, ये दोनों द्रव्यमान हो जाएंगे और उनके बीच की दूरी। तो मान लिखते हैं, तो देखो कैपिटल जी का मान है या एफ जी का मान हो जाएगा, इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 गुणा m1, यानी कि जो पहला अल्फा कण है उसका द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27, ऐसे m2 का मान 6.6 × 10⁻⁻27 बटे R², यानी कि 10⁻⁻1 का वर्ग करेंगे 10⁻⁻2, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब क्या है सवाल में हमें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। तो उसके लिए करते क्या है हम समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 2, यानी कि जो समीकरण नंबर 1 है उसमें समीकरण नंबर 2 से क्या है भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये एफ ई बट्टे एफ जी बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणा 3.2 × 10⁻⁻19 गुणा 3.2 × 10⁻⁻19, ठीक है, और बट्टे में है 10⁻⁻2। फिर इसके बाद एफ जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11
गुणा 6.6 गुणा 10⁻⁻27 गुणा 6.6 गुणा 10⁻⁻27, ठीक है। और बट्टे में क्या है, गुणा 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 से क्या है 10⁻⁻2 कट जाएंगे। उसी के बाद अगर बात करें जब इनको हम हल करेंगे, एक तरह से वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर रही है और इसका हल करें तो ये जो मान है लगभग आएगा 10⁻35, क्योंकि देखो घातें बनेंगी तुम्हारी -11, 27, 27, 54 और 11 कितने हो जाएंगे -65, और ये ऊपर होंगे 38 में से हो जाएंगे तो 29, उसके बाद ऊपर प्लस के हो जाएंगे सारे, या फिर देखो ये बन जाएगा तुम्हारा FE/FG बराबर हो जाएगा, इन पुस्तकों का गुणा कर लेते हैं, 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 ये हो जाएगा, और गुणा 10⁻, देखो देखते हैं 9 -19 और -19 कितने जाएंगे -38, -11 और -27 और 27, -54 और 11 कितने जाएंगे -65, ऊपर की तरफ जाएंगे घातें तो किसके जाएंगी +65, ठीक है, बट्टे 6.67 गुणा 6.6 गुणा 6.6, ठीक है। तो यहाँ जो घातें होंगी कितनी बनेंगी लगभग 65 और 9 कितने आएंगे 74, 36 और 36 रहेगा। आगे क्या है, इसको जब बात करेंगे इसके गुणा की तो यहाँ हल करने पर जो मान आएगा Fg का उसमें गुणा हो जाएगा, तो जो वैद्युत बल है उसका कितना है गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका मान आएगा 3.14 10⁻+35, या फिर ऐसे कहें हम यहाँ पे जो तुलना करने पर जो मान आता है और वैद्युत अल्फा कणों के लिए जो वैद्युत बल है वो रहता है Fe बराबर, इसकी अगर पूरे मान की बात करें तो ये रहेगा 3.15 गुणा 10⁻35 Fg, यानी कि जो मान है वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना हो जाएगा लगभग 3.15 गुणा 10⁻35, और लगभग में रहेगा ये मान, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया अल्फा कण के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो धन आवेश हैं और जो कि परस्पर कितनी दूरी पर है 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो उनका क्या है अलग अलग मान निकालना है, ठीक है। तो देखो ऐसे मान लेते हैं, माना आवेश Q1 व Q2 है। जो दो आवेश है उनको मान लिया हमने, एक आवेश क्या है Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं स्मॉल r है, तथा इनके बीच कार्यरत बल कैपिटल F है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो दूरी का मान है, हमने माना है आवेश क्या है Q1 और Q2 है, उनके बीच की दूरी क्या है r है, और इनके बीच कार्य करने वाला बल क्या है कैपिटल F है। तो देखो r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर, r बराबर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, और बल का मान दे रखा है, बल है और बल कितना है तुम्हारा 18 न्यूटन। इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है F बराबर है 18 न्यूटन, ठीक है। और जो आवेश है आवेशों का योग दे रखा है Q1 प्लस Q2, और कितना है 9 माइक्रो कूलम। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। और प्रश्न से आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल F बराबर क्या रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ठीक है। F का मान, F का कितना मान है 18 बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणा के 10⁻9। Q1 Q2 का मान हमें निकालना ही है,
आर का कितना मान है 10 से घात 0.1 है, इसको हम 10 से घात माइनस के 1 भी लिख सकते हैं। तो वर्क करेंगे तो क्या जाएगा 10 से घात माइनस के 2, ठीक है, ये जाएंगे। तो इससे देखो यहाँ से हम Q1 Q2 का मान निकालें तो Q1 Q2 आर कितना हो जाएगा 9 से क्या है 18 कट जाएंगे तुम्हारे 2 आर, दो का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएंगे Q1 Q2 आर हो जाएगा 2 गुणा 10 से घात माइनस की 2, 10 से घात 9 बट्टे में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा Q1 Q2 का मान 2 गुणा 10 से घात माइनस की 11 कूलम, ठीक है। या फिर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर इसे मैं मान निकालूं Q2 का तो Q2 का कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 से घात माइनस की 11 बट्टे Q1, या फिर इसे देखो ऐसे लिख सकता हूं और 20 गुणा 10 से घात माइनस की 12 बट्टे Q1। ये मैंने कैसे लिखा है इसको अगर समझना है तो देखो 2 गुणा 10 से घात माइनस 11 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 2.0 गुणा 10 से घात माइनस की 11। जब हम दशमलव को बाईं तरफ ले जाते हैं तो 10 की घात क्या है माइनस की 1 बढ़ती है तो कितने जाएंगे तुम्हारी 0.0 गुणा 10 से घात माइनस की 12। 2 गुणा 10 से घात माइनस 11 को मैंने क्या लिख लिया है 20 गुणा 10 से घात माइनस की 12 बट्टे Q1। अब ये जो Q2 का मान निकल के आया है उसको हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 में। Q2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, Q2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये Q1 प्लस Q2 का मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 10 से घात माइनस की 12 बट्टे Q1 बराबर कितने हैं 9 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मान होता है 10 से घात माइनस की 6 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 9 गुणा 10 से घात माइनस की 6 हो जाएंगे। हल करते हैं भिन्न बन जाएगी Q1 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये समीकरण बन जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस 20 गुणा 10 से घात माइनस की 12, इसका गुणा इधर हो जाएगा 9 गुणा 10 से घात 6 Q1, ठीक है। इसको इधर की तरफ लाते हैं तो किसको जाएंगे तुम्हारे माइनस की Q1 स्क्वायर माइनस 9 गुणा 10 से घात 6 Q1 प्लस 20 गुणा 10 से घात माइनस की 12 बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण बन रहा है। द्विघात समीकरण को जब हम हल कर रहे होते हैं तो होता क्या है इसमें जो एक घात वाला समीकरण होता है उसको हमें दो भागों में तोड़ना होता है, या एक घात वाला जो पद होगा उसको दो हाथों में तोड़ेंगे। ऐसा करते हैं इसका मान क्या है पहले और तीसरे पद के गुणांक के बराबर होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर मान क्या है उतना ही आना चाहिए। तो इसके क्या लिख लेंगे इस वाले पद को हम, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस की, अब 9 को क्या है दो भागों में तोड़ लेते हैं 4 और 5, 4 पंजे 20 होते हैं और 4 और 5 9, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस की 5 गुणा 10 से घात माइनस के 6 माइनस के 4 सॉरी Q1 माइनस की 4 गुणा 10 से घात माइनस की 6 Q1 प्लस 20 गुणा 10 से घात माइनस के 12 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या Q1 कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों में से क्या है माइनस के 4 गुणा 10 से घात माइनस की 6, तो यहाँ Q1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा Q1 माइनस की 5 गुणा 10 से घात माइनस की 6 और यहाँ माइनस की 4 गुणा 10 से घात माइनस की 6 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा तुम्हारा ये Q1 माइनस की 5 गुणा 10 से घात माइनस की 6 बराबर 0। दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे तो Q1 का मान क्या बन जाएगा एक तो हो जाएगा 5 गुणा 10 से घात माइनस की 6 और दूसरा होगा 4 गुणा 10 से घात माइनस की 6, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं Q1 का मान एक आया 5 गुणा 10 से घात माइनस की 6 कूलम और दूसरा रहेगा Q1 बराबर ही 4 गुणा 10 से घात माइनस की 6 कूलम। अब इसमें अगर हम Q1 का मान रख रहे हैं 5 गुणा 10 से घात माइनस की 6 तो वो स्थिति में Q2 का मान कितना आएगा तुम्हारा, ऐसे लिखें Q1 बराबर हो गया 5 माइक्रो कूलम, 10 से घात माइनस 6 को माइक्रो लिख सकते हैं कूलम ये हो जाएगा, ठीक है। Q1 का मान लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में, Q1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या जाएगा तुम्हारा Q2 बराबर बनेगा 9 माइक्रो कूलम माइनस की Q1, Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम माइनस के 5 माइक्रो कूलम, तो Q2 का मान हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम। Q1 का मान कितना आ गया 5 माइक्रो कूलम और Q2 का मान 4 माइक्रो कूलम। वहीं अगर हम Q1 का मान 4 माइक्रो कूलम रख रहे हैं तो Q2 का मान कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे दोनों आवेश। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी, यानी कि एक वर्ग है और उसके चार कोने ए बी सी डी और प्रत्येक कोने पर क्या है +2 कूलाम का आवेश रखा है। तो बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ये हो गया इसका एक वर्ग, ये मान लेते हैं ए है और ये है बी और ये है सी और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप की बात करें तो क्या है ए और ए। इस पर भी क्या है +2 कूलाम का आवेश स्थित है, इस पर भी +2 कूलाम का आवेश स्थित है, बिंदु सी पर भी +2 कूलाम का आवेश और यहाँ भी क्या है +2 कूलाम का आवेश स्थित है। +2 कूलाम का आवेश स्थित है। अब है क्या, बात करें डी पर स्थित +2 आवेश पर क्या है +2 आवेश के कारण एक तो बल होगा, ऐसे ही बिंदु सी पर स्थित +2 आवेश के कारण बल होगा, ऐसे ही बिंदु बी पर स्थित +2 आवेश के कारण बल होगा। चारों आवेशों के कारण इस पर क्या है बल होंगे। तो देखो बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर बल, तो उसकी दिशा क्या है, देखो ये प्लस का ये प्लस का दोनों क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ बल की दिशा क्या हो जाएगी, ये रहेगा तुम्हारा, इसको हम ऐसे मान लेंगे एफ डी ए, मतलब डी पर लगने वाला बल किसके कारण ए के कारण, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ डी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही +2 आवेश जो कि बिंदु सी पर स्थित है उसके कारण जो डी पर बल लगेगा उसकी दिशा ये हो जाएगी, इसे हम लिख लेते हैं एफ डी सी। क्या लिख लेते हैं एफ डी सी हो जाएगा। ऐसे ही अब क्या है बिंदु बी पर स्थित +2 आवेश के कारण बिंदु डी पर स्थित +2 आवेश पर बल लगेगा, उसके लिए देखो दूरी क्या है, सी से डी की दूरी ए है, ए से डी की दूरी ए है, लेकिन अब जो बी से डी की दूरी होगी वो हो जाएगी a√2, क्योंकि इसका जैसे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकालेंगे a² + a² दोनों का 2a² होगा, उसको निकालेंगे a√2 आएगा। ठीक है, अब है क्या, लेकिन इसके कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी, इसे कहेंगे, इसको आप नाम दे देते हैं एफ डी ए। तो ए पर स्थित आवेश के कारण हो गया बल वेक्टर एफ डी ए और सी पर स्थित आवेश के कारण जो बल हो गया वेक्टर एफ डी सी और बी पर स्थित आवेश के कारण जो बल हो गया वो हो गया एफ डी बी। ठीक है, तो गणना करते हैं +2 आवेश के बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण डी पर बल, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये वेक्टर एफ डी ए बराबर, सूत्र होता है हमारा 1/4πε0, इस पर भी आवेश की हुआ है, इस पर भी आवेश की हुआ है, तो क्या जाएगा तुम्हारा q² बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है a, क्या दूरी रहेगी a। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन। अब इसकी दिशा की बात करते हैं, इसकी दिशा क्या होगी a से d की ओर, a से d की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर बल, बिंदु D पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर बल। ठीक है, तो इसको क्या लिख रहे हैं हम, वेक्टर एफ डी बी बराबर 1/4πε0, आवेश क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो क्या जाएगा तुम्हारा ये q² बटे, लेकिन अब बी और डी के बीच की दूरी कितनी है a√2, इसका वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा 2a²। इसकी दिशा क्या रहेगी, बी से डी की ओर। ठीक है, ये जाएगा। ऐसे ही अब देखते हैं बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर बल, बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर बल, तो ये हो जाएगा
वेक्टर एफ डी सी, क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश वही है क्यू और क्यू की स्क्वायर बटे, या दूरी की बात करें तो क्या है, ए है, तो क्या जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बल का मात्रक न्यूटन। अब इसकी जो दिशा होगी वो क्या रहेगी तुम्हारी, सी से डी की ओर, सी से डी की ओर। अब अगर हम देखें तो बिंदु डी पर क्या है, तीन बल कार्य कर रहे हैं, एक तो कार्य कर रहा है वेक्टर एफ डी ए, एक कार्य कर रहा है वेक्टर एफ डी बी और एक कार्य कर रहा है वेक्टर एफ डी सी। अब एक चीज देखें, जो वेक्टर एफ डी ए है और एक वेक्टर एफ डी सी है, इन दोनों के बीच कोण कितना है तुम्हारा, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, यानी दोनों के बीच कोण क्या है तुम्हारा, 90 अंश है। तो वेक्टर एफ डी ए और वेक्टर एफ डी सी, इन दोनों का परिणामी बल देख लेते हैं हम, ठीक है। जो हमने सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, मैंने तुम्हें जो वैद्युत द्वैरों के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जो स्थापित किया था, तो वहां बताया हुआ था, ठीक है। तो होता क्या है, तो वो सूत्र के हिसाब से अगर जाने हम तो ऐसे लिखें, बल वेक्टर एफ डी ए तथा वेक्टर एफ डी सी तथा वेक्टर एफ डी सी का परिणामी बल एफ ए सी हो, क्या मान लेते हैं हम, एफ ए सी हो, तब यानी कि इन दोनों का परिणामी है जो वेक्टर एफ डी ए और वेक्टर एफ डी सी, इन दोनों का जो परिणामी है उसको मान लेते हैं वेक्टर एफ ए सी, ठीक है। तब एफ ए सी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट, यानी कि आर बराबर, दो सदिशों का परिणामी सूत्र क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी के हिसाब से देखेंगे हम, तो क्या जाएगा, एफ डी ए का वर्ग प्लस एफ डी सी का वर्ग प्लस 2f डी ए एफ डी सी कॉस, क्या जाएगा। अब यहां पर देखो कोण कितना है तुम्हारा, दोनों के बीच कोण कितना है तुम्हारा, समकोण पर है, यानी कि 90 अंश है, तो कोण क्या रहेगा तुम्हारा, 90 अंश ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, cos 90 का मान क्या होगा तुम्हारा 0। तो ये जो पूरा पद है 2f डी ए एफ डी सी cos 90 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। तो बचेगा क्या, यहाँ पर तुम्हारा एफ ए सी का मान रहेगा अंडर रूट, अब इसका मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऐसे इसको करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका मान भी यही है क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों मान बराबर है, जुड़कर कितने जाएंगे तुम्हारे, जुड़कर ये मान हो जाएगा अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, वर्ग से क्या होगा तुम्हारा ये हट जाएगा। तो वेक्टर एफ ए सी का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर एफ ए सी का मान हो गया हमारा 1/, या फिर ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर न्यूटन। अब देखो इन दोनों का जो परिणामी है जो निकल के आएगा, तो उसकी दिशा क्या होगी तुम्हारी, यानी कि जो एफ ए सी लिख रहा हूं मैं, तो एफ ए सी की दिशा क्या है, बी से डी की ओर होगी, किधर होगी, बी से डी की ओर, इस वाली दिशा में जाएगा। यहां दिशा लिख लेंगे, क्या हो जाएगी, बी से डी की ओर। अब यहां हम देख रहे हैं बिंदु डी पर, अब क्या है, ये दोनों तो खत्म हो गए बल, इनका परिणामी हो गया एफ ए सी। अब बिंदु डी बी से डी की ओर जो बल है उस पर क्या है, दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो एफ ए सी और एक एफ डी बी। तो बात करें बिंदु डी पर परिणामी बल की, तो ठीक है, तो बिंदु डी पर परिणामी बल हो जाएगा, बिंदु डी पर परिणामी बल, बिंदु डी पर परिणामी बल, उसको मान लेते हैं हम एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ ए सी प्लस के वेक्टर एफ डी बी, ये वाला जो मान है ये हो जाएगा एफ डी बी, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में कार्य है, तो मान क्या हो जाएगा तुम्हारा ये एफ बराबर हो जाएगा, एफ ए सी का क्या मान है अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे ही प्लस और एफ डी बी का मान क्या हो जाएगा, एफ डी बी का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और की स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं, इसमें से क्या देखो दो आगे निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या जाएगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर, यानी इसमें से क्या 1/2 आगे ले लिया है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या है 1/4πε0 की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दोनों में क्या है कॉमन है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ए बराबर √2 प्लस 1/2 1/4πε0 की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर न्यूटन, और दिशा क्या रहेगी बी से डी की ओर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यानी कि जो वर्ग है, वर्ग की अगर बात करें बिंदु डी पर, जो कोना डी है उस पर लगने वाले बल की, तो बल का मान क्या होगा ए बराबर √2 प्लस 1/2 1/4πε0 की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर न्यूटन, और दिशा क्या रहेगी बी से डी की ओर, उतार सकते हैं। तो आज हमने कई सारे सवाल किए हैं, बात करें 3 2 5 6 सवाल कर लिए, उसके बाद आगे और भी सवाल कराएंगे, और तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर क्या है मैसेज कर सकती हैं, वहां से मैं तुम्हें फिर वीडियो जब बनाऊंगा तो सवाल कर दूंगा। इस पर क्या है तो मैसेज करके मैसेज करें, जो भी तुम्हें सवाल पूछना है तो इसका फोटो खींचकर भेज सकते हैं, मैं उस सवाल को तुम्हें बता दूंगा। और आज का जो लेक्चर है आशा करता हूं तुम्हें पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।